जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, प्रभास के दिलो दिमाग पर भी उसकी कालिमा छाती जा रही थी। सिगरेट सुलगाने के लिए उसने डिब्बा उठाया तो देखा बस एक ही सिगरेट बची थी। उसने गुस्से में डिब्बा दीवार पर दे मारा और बड़बड़ाया, अब मेरे जीवन में कभी सुबह नहीं आएगी, कभी नहीं। इस रात के साथ मैं भी मिट जाऊंगा। नशे में डूबे हुए अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को किसी तरह घसीटकर वो कमरे में लगी हुई अपनी माँ की तस्वीर के पास गया और उसे उतारकर अपने सीने से लगाते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। रोते रोते ही न जाने कब उसकी आंख लग गई और उसका अवचेतन मन उसे अतीत की यात्रा पर लेकर निकल गया। पापा पापा देखिए, मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाया। नन्हा प्रभास अपने हाथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी लेकर अपने पापा, जिन्हें सब जमींदार बाबू कहा करते थे, उनके सामने खड़ा था। शाबाश, जाओ काका को बोलो अलमारी में ट्रॉफी सजा दे। जमींदार बाबू एक उड़ती हुई नज़र प्रभास पर डालकर बोले और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गए। प्रभास को याद आया कैसे उसके सहपाठियों के माता पिता आज विद्यालय आए थे और उनके हाथों में ट्रॉफी मेडल देखकर उन्हें प्यार कर रहे थे। प्रभास की माँ इस दुनिया में नहीं थी। सब कहते थे वो भगवान जी के घर रहती हैं और पापा हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। बस घर का पुराना नौकर जिसे सब काका कहते थे, वही प्रभास का ख्याल रखते थे और उसे प्यार देने की कोशिश करते थे। अपने पापा की बेरुखी से आहत प्रभास रोता हुआ घर में बने पूजा कक्ष में चला गया और भगवान की प्रतिमा के आगे रोता हुआ बोला, भगवान जी आप मेरी माँ को अपने घर से ही घर में भेज दो ना। तभी उसे खोजते हुए काका वहाँ आए और किसी तरह उसे बहलाकर खाना खिलाने ले गए। खाना खाने के बाद प्रभास अपने बगीचे में चला गया, जहाँ उसके साथ पढ़ने वाली लाली, जो उसकी इकलौती दोस्त थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। लाली और प्रभास हमेशा डॉक्टर मरीज का खेल खेलते थे, जिसमें प्रभास डॉक्टर बनता था। एक दिन खेलते हुए लाली ने अचानक पूछा, प्रभास तू बड़ा होकर मुझसे शादी करेगा? लाली की बात पर प्रभास हंसता हुआ बोला, तू तो पढ़ाई में फिसड्डी है फिसड्डी, मैं तो अपने जैसे किसी डॉक्टर से शादी करूँगा। लाली ने कुछ नहीं कहा। खेल एक बार फिर शुरू हो गया। प्रभास के दादाजी इस गांव के जमींदार थे। हालांकि अब जमींदारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके पास काफ़ी संपत्ति, खेत खलिहान थे, जिसमें उनके इकलौते बेटे प्रभास के पिता ने और इजाफा किया। लेकिन जब से प्रभास की माँ की मृत्यु हुई थी, उनका मन धीरे धीरे गांव से उछटने लगा था। आखिरकार उन्होंने शहर जाने का फैसला किया। गांव की खेती बाड़ी की जिम्मेदारी अपने विश्वासी मुनीम को देकर उन्होंने शहर में नए व्यापार की नींव डाली और अपनी मेहनत से थोड़े ही वक्त में उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जहां एक तरफ उनका व्यापार फलता फूलता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनका इकलौता बेटा प्रभास उनके प्रेम और स्नेह के अभाव में मुरझाता जा रहा था। प्रभास शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। अब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने स्वयं को ज़्यादा किताबों में डुबा लिया। एक तरफ ट्रॉफियों और मेडलों से उसका कमरा भरता जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसका मासूम मन खाली होता जा रहा था। कभी कभी उसे लाली की बहुत याद आती थी। शहर जाने से पहले जब वो उससे मिलने गया, तब लाली देर तक उसका हाथ पकड़े रोती रही थी और बस एक ही बात कह रही थी, बड़ा होकर यहाँ ज़रूर आना, मैं राह देखूंगी। उसकी बातें, उसकी शरारतें कुछ देर के लिए प्रभास की उदासी दूर कर देती थी। वक्त गुजरने के साथ लाली की यादें धुंधली होती गईं और प्रभास की कोमल भावनाएं भी मिटती चली गईं। अब मासूम से मुस्कुराते रहने वाले प्रभास की जगह था एक रूखा सूखा, हर वक्त गुस्से में खोया हुआ एक लड़का, जो स्वयं को अपने लिए भी अजनबी हो चला था। लेकिन एक चीज़ आज भी पहले जैसी थी,
पढ़ाई में प्रभास की लगन। उसका सपना था 12वीं के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके डॉक्टर बनने का। उसने सुना था उसकी माँ गांव में सही वक्त पर डॉक्टर न मिल पाने के अभाव में ही उसे छोड़कर चली गई थी। 12वीं पूरी करने के बाद जब प्रभास ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा देने की अपनी इच्छा जमींदार बाबू के आगे रखी तो स्पष्ट शब्दों में इनकार करते हुए वो बोले, तुम सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करोगे प्रभास? आखिर ये इतना बड़ा व्यापार मैंने किसके लिए खड़ा किया है? इसे तुम्हें ही संभालना है। हमेशा की तरह बिना प्रभास की बात सुने अपना फैसला बताकर जमींदार बाबू जा चुके थे। पीछे रह गया था अपने टूटे हुए सपनों के टुकड़े समेटता अकेला प्रभास। वो जानता था जमींदार बाबू के आगे जिद करने का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और ना ही उसके अंदर घर छोड़कर कहीं जाने का साहस था। मन मारकर उसने जमींदार बाबू की पसंद के विषयों के साथ स्नातक में दाखिला ले लिया, लेकिन चाहकर भी अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता था। अब तक जिस प्रभास की गिनती कक्षा के होनहार छात्रों में होती थी, अब वो महज साधारण विद्यार्थी बनकर रह गया था। प्रथम सेमेस्टर का परिणाम आने पर जमींदार बाबू ने गुस्से में कहा, मैं जानता हूँ प्रभास, तुम जानबूझकर पढ़ाई से जी चुरा रहे हो ताकि मैं अपना फैसला बदल दूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए बेहतर होगा तुम पहले की तरह पढ़ाई में मन लगाओ। प्रभास ने पहली बार हिम्मत करके कहा, मुझे ये विषय समझ नहीं आते बाबूजी, इतना हो सकेगा उतना ही कर पाऊँगा। जमींदार बाबू गुस्से में वहाँ से चले गए। अगली परीक्षाओं में प्रभास के परिणाम में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन पहले वाला प्रभास लौट नहीं सका। स्नातक के बाद प्रभास ने किसी तरह मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री भी ले ली, लेकिन उसके लिए ये डिग्री सिर्फ नाम की ही थी, जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। जमींदार बाबू ने अब प्रभास को अपने साथ दफ्तर ले जाना शुरू कर दिया था ताकि वो काम सीख सके, लेकिन प्रभास काम में ध्यान देने की जगह अपने केबिन में बैठे बैठे बस सिगरेट के छल्ले बनाता रहता था। इसी तरह 2 वर्ष गुजर गए। आखिरकार प्रभास के रवैये से तंग आकर जमींदार बाबू बोले, मैं सब समझ रहा हूँ प्रभास, तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, तुम हमारे गांव वाले घर पर चले जाओ। यहाँ के काम में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है, वहीं जाकर खेती बाड़ी में मन लगाओ और जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तब अपनी विरासत संभालने आ जाना। जमींदार बाबू की इस बात में इतनी कड़वाहट थी कि आज प्रभास अपने आंसू नहीं रोक सका था। अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाए बेसुध सा सोया हुआ था। सुबह की किरणों के साथ प्रभास वर्तमान में लौटा। चाय के साथ ही काका उसके लिए गांव जाने वाले ट्रेन की टिकट लेकर आए थे। काका बोले, बेटा, मैंने जमींदार बाबू से बहुत कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाने दें, पर उन्होंने मना कर दिया। अपना ख्याल रखना बेटा। काका की बात का मान रखकर खाना वक्त पर खाना और ज़्यादा नशा नहीं करना। काका से दूर करने के जमींदार बाबू के फैसले से प्रभास का गुस्सा चरम पर पहुंच गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ट्रेन का वक्त दोपहर का था, जो रात तक उसे उसके गांव पहुंचा देने वाली थी। ट्रेन में बैठकर प्रभास गांव में बीते हुए दिनों को याद करने लगा। इन यादों में बहुत वक्त के बाद लाली की हल्की सी छवि उभरी। जाते ही मिलूंगा उससे, अब तो कितनी बड़ी हो गई होगी, शायद शादी भी हो चुकी होगी। प्रभास स्वयं से ही बातें कर रहा था। जब वो गांव पहुंचा तब रात के 8 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ओहो, यहाँ तो सब लोग 8 बजे ही घर के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में किसी के घर जाना उचित नहीं होगा। सोचता हुआ प्रभास अपनी हवेली में चला गया। हवेली में नौकरों ने उसके रहने का सारा प्रबंध कर दिया।
वर्षों बाद अपने पुराने कमरे में आकर प्रभास को अपनापन सा महसूस हो रहा था। आज सोने के लिए उसने विशेष जतन नहीं करना पड़ा। शीघ्र ही वो नींद के झोंकों में डूब गया। सुबह जब प्रभास की आंख खुली तब उसका मन बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसने घड़ी पर नजर डाली तो 10 बज रहे थे। ओह, आज तो देर तक सोता रह गया। अब जल्दी से चलकर उस पगली की खबर लेनी चाहिए। पता नहीं मुझे पहचानेगी भी या नहीं। प्रभास लाली के बारे में सोचता जा रहा था। जल्दी से तैयार होकर उसने मुनीम जी लाली के घर का पता कंफर्म किया और उस तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात लाली के माता पिता से हुई। उन्हें अपना परिचय देकर जब प्रभास ने लाली के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा वो अस्पताल गई है। इसलिए पहले कि वो आगे कुछ कहते, प्रभास अस्पताल की दिशा पूछकर वहां के लिए निकल पड़ा। हे भगवान, वो बीमार है क्या? अस्पताल क्यों गई है इतनी सुबह? और उसके माता पिता कैसे हैं जो उसे अकेले भेज दिया? अनेक विचार उसके मन में घुमड़ रहे थे। अस्पताल पहुंचने पर जब वहां से कोई नहीं दिखा तो वो लाली को खोजता हुआ डॉक्टर के कक्ष में पहुंच गया, जहां एक महिला डॉक्टर बैठी हुई थी। प्रभास को देखकर डॉक्टर बोली, लाइए पर्ची दीजिए और बताइए क्या तकलीफ है आपको। जी, वो मुझे लाली से मिलना है। उसके घर से पता चला है वो अस्पताल आई है, पर यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आप बता सकती हैं उसे क्या बीमारी है और वो कहाँ है? प्रभास बोला। डॉक्टर ने प्रभास को बैठने का इशारा करते हुए कहा, लाली बीमार नहीं है, वो यहाँ काम करती है। काम? यहाँ लगता है साफ सफाई करती होगी। इससे ज़्यादा वो अस्पताल में क्या करेगी? प्रभास सोचता हुआ स्वयं से बोला। हालांकि प्रभास की आवाज़ धीमी थी, फिर भी डॉक्टर के कानों तक पहुंच गई। उसने पूछा, आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन हैं और लाली को कैसे जानते हैं? ये तो मैं उसे ही बताऊंगा, आप उसे बुला दीजिए, प्रभास ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर ध्यान से प्रभास को देखते हुए बोली, वो इस वक्त आपसे नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उससे कहिएगा उसने सालों पहले जिसका इंतजार करने की बात कही थी वो आया था। प्रभास ने उठते हुए कहा। डॉक्टर को सहसा कुछ याद आया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक नर्स वहां पहुंची और डॉक्टर को संबोधित करते हुए बोली, डॉक्टर अलका आज ज़्यादा मरीज नहीं थे। जो आए उन्हें डॉक्टर नवीन और डॉक्टर प्रीति ने देख लिया है, इसलिए सब सोच रहे थे शहर जाकर अस्पताल की ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी कर ली जाए। आप चलेंगे क्या? नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप लोग जाकर आ जाइए, डॉक्टर ने जवाब दिया। नर्स के मुंह से डॉक्टर का नाम सुनकर प्रभास कुछ याद करने लगा। तभी गांव के सरपंच जी एक सज्जन के साथ वहां आए और बोले, अरे लाली बिटिया, इनसे मिलो। ये तुम्हारे अस्पताल में दवाखाना खोलने के लिए तैयार है। तुम इनसे बात करके सब समझ लो। सरपंच जी के मुंह से डॉक्टर अलका के लिए लाली का संबोधन सुनकर प्रभास हैरान रह गया। उसे याद आया कि अंदर आते हुए उसने कमरे के बाहर डॉक्टर अलका का नाम पढ़ा था, लेकिन चूंकि वो कभी लाली को ही नाम से नहीं बुलाता था, इसलिए अब तक इस पर उसका ध्यान ही नहीं गया था। डॉक्टर अलका ने भी प्रभास को पहचान लिया था, लेकिन कुछ कहने के पहले ही सरपंच जी आ गए और वो अपने काम में लग गई। लाली और सरपंच जी के साथ आए व्यक्ति की बातों को सुनकर प्रभास को पता चला कि लाली ने 1 महीने पहले ही ये अस्पताल शुरू किया था और अभी यहाँ बहुत काम बचा हुआ था, जिसमें एक महत्वपूर्ण काम दवाखाना खोलने का भी था। प्रभास एक कोने में खड़ा चुपचाप उनकी बातें खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब वो सज्जन वहां से चले गए तब लाली को प्रभास का ध्यान आया। उसने उसे खड़े देखा तो फिर से बैठने का इशारा किया और बोली, डॉक्टर प्रभास,
सिर्फ लाली को ही नहीं, इस अस्पताल को भी तुम्हारा इंतजार था, ताकि तुम आकर इसे अर्थात अपने सपने को संभाल लो। मुझसे अकेले सब कुछ नहीं होगा। लाली की बात सुनकर प्रभास के अंदर दबा हुआ गुस्सा फिर से बाहर आने के लिए बेचैन हो उठा, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसे जाता देखकर लाली भी उसके पीछे पीछे निकल गई और बड़ी मुश्किल से उसे आवाज देकर रोका। प्रभास का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए लाली बोली, आओ चलो मेरे साथ। प्रभास बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ा। लाली उसे लेकर गांव के तालाब के पास पहुंची, जहां दोनों बचपन में अपना ज्यादा वक्त बिताते थे। वहां पहुंचकर अपनी जगह पर बैठते हुए प्रभास बोला, तुम्हें ये जगह अब भी याद है? सब याद है मुझे, लेकिन ये वाला प्रभास याद नहीं। मुझे जो आज इतने वर्षों के बाद मुझे देखकर भी मुस्कुराया नहीं। इस प्रभास की आंखों में तो मुझे गुस्सा और दर्द नजर आ रहा है। लाली ने प्रभास की तरफ देखते हुए कहा। प्रभास धीमी आवाज में बोला, तुम्हें जो प्रभास याद है वो तो कब का मर चुका। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते लाली। कहते कहते प्रभास बिलख कर रो पड़ा। लाली ने उसे रोने दिया, बस उसके हाथों को अपने हाथों में थामे रखा। जी भर कर रो लेने के बाद प्रभास का मन कुछ हल्का हो गया था। उसने स्वयं को संयत किया और बोला, तुम भी क्या सोच रही होगी कि ये कैसा लड़का है। प्रभास आगे कुछ कहता कि लाली ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, हम दोस्त हैं प्रभास। अब भी एक दूसरे से हम अपने दिल का दर्द बांट सकते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें बाद में, पहले ये बताओ कि कक्षा की सबसे फिसड्डी लड़की डॉक्टर कैसे बन गई? और मैं तो सोच रहा था कि अब तक तुम्हारी शादी भी हो चुकी होगी। बचपन की तरह लाली की चोटी खींचते हुए प्रभास बोला। लाली ने बिना नजरें चुराए प्रभास की आंखों में देखते हुए कहा, किसी ने कहा था मुझसे कि वो सिर्फ डॉक्टर से शादी करेगा, तो ये शर्त तो पूरी करनी ही थी। इसके आने से पहले भी मैं शादी कैसे कर लेती। लाली की बात सुनकर सहसा प्रभास उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा अभी मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। लाली उसे जाता हुआ देखती रह गई। प्रभास की हालत उसे बेचैन कर रही थी। अस्पताल के काम खत्म करने के बाद वो सीधे प्रभास की हवेली पहुंची। प्रभास अपने कमरे में लेटा लेटा सिगरेट पी रहा था। लाली ने उसके हाथ से सिगरेट छीनते हुए कहा, ये कब से शुरू कर दिया, और उसे बुझाकर एक तरफ फेंक दिया। न जाने क्यों दोबारा सिगरेट उठाने की प्रभास की हिम्मत नहीं हुई। उसने लाली के सवालों को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी एक ना चली। हार कर प्रभास ने लाली को अपने अब तक के जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। कितना कुछ सहा था प्रभास ने, ये सोचकर लाली की भी आंखें छलक उठी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए प्रभास का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए उसने अपने बैग से कुछ निकाला और उसे देते हुए बोली, देखो मैं क्या लाई। अरे वाह, कच्चे आम। प्रभास का चेहरा बच्चे की तरह खिल उठा। इतनी देर में पहली बार लाली ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। वो कुछ और कहती कि उसे खोजती हुई अस्पताल की नर्स वहां पहुंच गई। कल मिलते हैं कहकर लाली चली गई। रात भर वो बस प्रभास के बारे में सोच रही। नहीं, मैं अपने दोस्त को ऐसे टूटने और मिटने नहीं दूंगी। मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि वो स्वयं अपने लिए कुछ करने से रहा। स्वयं से बातें करते हुए लाली बोल रही थी। उसके स्वर में दृढ़ निश्चय था। अगली सुबह प्रभास की आंख लाली की आवाज से खुली, जो उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खोलते हुए प्रभास बोला, क्या हुआ, इतनी सुबह यहाँ कैसे? ओह बाबा रे, कैसे गधे बेचकर सोते हो। आधे घंटे से आवाज दे रही हूँ तुम्हें। लाली अंदर आते हुए बोली।
आतंक सिगरेट का डिब्बा उठाते हुए प्रभास ने कहा, मेरी नींद को नजर मत लगा। यहाँ आने के बाद से ही तो थोड़ा सो पा रहा हूँ। लाली ने एक बार फिर उसके हाथ से सिगरेट ले ली, साथ ही मेज पर रखा हुआ डिब्बा भी अपने बैग में डाल ली। सिगरेट की तेज तलब होने के बावजूद आज भी प्रभास कुछ नहीं बोल पाया। सुनो, तुम जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो, फिर हमें हमारे अस्पताल जाना है। बहुत काम पड़े हुए हैं करने के लिए। लाली ने नाश्ते का डिब्बा मेज पर रखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर प्रभास बोला, हमारा अस्पताल, और भला मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? शायद तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारी तरह डॉक्टर नहीं हूँ। लाली सहजता से बोली, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, और वो अस्पताल हमारा ही है, हमारा ही था हमेशा से, बचपन से, जब से तुम्हारी आंखों ने उसका सपना देखा था। अब चलो जल्दी जल्दी करो। प्रभास जानता था बातों में वो लाली से नहीं जीत पाएगा, इसलिए चुपचाप तैयार होने चल पड़ा। लाली उसे लेकर जब अस्पताल पहुंची तब अस्पताल के बाकी लोग भी जा चुके थे, जिनमें डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर नवीन, सिस्टर आशा, सिस्टर नेहा, कंपाउंडर जीवन और सफाई कर्मी मीना तथा राजू शामिल थे। लाली ने सबसे प्रभास का परिचय करवाते हुए कहा, यह है मिस्टर प्रभास, आज से इस अस्पताल के मैनेजमेंट यही देखेंगे। तो आप सबने अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में इनसे विचार विमर्श कर लीजिए। मेरे साथ के कमरे में ही फिलहाल मैंने इनका केबिन बना दिया है। सबने तालियों के साथ प्रभास का स्वागत किया और अपने अपने पेपर्स लेकर अपने केबिन में चले गए। उनके जाने के बाद प्रभास ने गुस्से में लाली से कहा, लाली, ये क्या मजाक है? मैं तुमसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मनमानी करती जाओ। प्रभास का हाथ पकड़कर उसे उसके केबिन की तरफ ले जाती हुई लाली बोली, पहले मेरी बात सुन लो, अगर तब भी गुस्सा शांत ना हो तो चले जाना। प्रभास चुपचाप सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। तब लाली ने फिर कहा, याद है तुम्हें बचपन की वो बात जब तुमने कहा था कि तुम किसी डॉक्टर से शादी करोगे? हालांकि वो सब हमारा बचपना था, लेकिन फिर भी जिस दिन तुम गांव छोड़कर गए, ना जाने क्यों मेरे उसी दिन तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर ही बनूंगी, और मैंने स्वयं को पढ़ाई में झोंक दिया। तुम बड़े होकर गांव से अस्पताल शुरू करना चाहते थे, इसलिए जैसे ही मेरी डिग्री पूरी हुई, अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मैंने इस अस्पताल की नींव रखी। कहीं ना कहीं मेरे अंतर मन को भरोसा था कि तुम जरूर आओगे, और तब मैं तुम्हें उपहार में ये अस्पताल देना चाहती थी। लेकिन प्रभास, सच तो ये है कि हमने अस्पताल की नींव तो रख दी है, लेकिन आज महीना बीतने के बाद भी हम इसे ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। जैसे ही पता चला कि तुमने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, ऐसा लगा जैसे इस अस्पताल की भी समस्या दूर हो गई, और तुम्हारी भी, और तुम दोनों समस्या मुक्त, मतलब मैं भी चिंता मुक्त। तुमने ये कैसे सोच लिया कि जैसे तैसे मैनेजमेंट की डिग्री पूरा करने वाला ये फिसड्डी इंसान तुम्हारे काम आ सकेगा, और ये भी कि ये काम मेरी समस्याएं, मेरी तकलीफें खत्म कर देगा? प्रभास ने लाली की तरफ देखते हुए पूछा। लाली ने बिना किसी हिचक के कहा, पहली बात कि कागज पर छपे हुए कुछ नंबर मेरे दोस्त की प्रतिभा की पहचान नहीं हो सकती। मेरा दोस्त कितना काबिल है उसके लिए मुझे किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात ये कि ईश्वर हमें हमारे सपनों को पूरा करने का एक ना एक अवसर जरूर देते हैं। तो क्या हुआ कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन इस अस्पताल का प्रबंधन संभाल कर इसे गांव वालों के लिए और सुविधाजनक बनाकर भी तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे सकते हो।
क्या अब भी तुम्हें नहीं लगता कि मैंने जो सोचा सही सोचा? लेकिन अब मुझे स्वयं पर भरोसा नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। प्रभास के स्वर में उदासी थी। लाली ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे भरोसे पर भरोसा करो और उठो, अपना दायित्व संभालो। तुम पर लोगों में मैं जानती हूँ। लाली की इस बात का प्रभास पर सकारात्मक असर हुआ। सभी लोगों के साथ मिलकर वो अस्पताल के काम में जुट गया। जो लगन और मेहनत प्रभास की पहचान थी, वो एक बार फिर से लौटने लगी थी। प्रभास और सभी लोगों के सहयोग से अस्पताल को सरकारी मान्यता मिलने के साथ साथ एक ही छत के नीचे प्रत्येक विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता के साथ ही तमाम तरह की जांच, कुछ बड़े ऑपरेशन, दवाखाने में हर तरह की दवा की उपलब्धता और सरकार की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को मिलने वाली चिकित्सीय सहायता भी अस्पताल में सहज सुलभ हो चुकी थी। आसपास के गांवों के लोग चिकित्सा के लिए इस अस्पताल में पहुंचने लगे थे। एक फुर्सत की शाम तालाब के किनारे बैठे हुए प्रभास ने लाली से कहा, तुमने ठीक ही कहा था। ईश्वर हमें हमारे सपने को पूरा करने का एक अवसर जरूर देते हैं। मैं तो अपनी पहचान भूल चुका था, स्वयं को ही भूल चुका था, लेकिन तुमने मुझे याद रखा, मेरे सपने को याद रखा और मुझे भी फिर से याद दिलाकर एक बार फिर स्वयं से मिलवा दिया। मर चुके प्रभास को डॉक्टरी में निपुण अपने हाथों से तुमने फिर से जिंदगी दे दी डॉक्टर अलका। लाली बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, ये डॉक्टर अलका कौन है? सौतन है क्या मेरी? मैं तो तुम्हारी लाली हूँ। उसकी बात पर हंसते हुए प्रभास ने कहा, अच्छा तो ये भी तुमने स्वयं ही तय कर लिया कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा? और क्या, बस एक तुम्हारी खातिर दिन रात किताबों में आंखें फोड़ी हैं मैंने। अब अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी तो? लाली ने कहा, तो क्या? प्रभात ने चुहल की, तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी, लाली बोली। प्रभात ने सहसा उसके होठों पर एक चपत लगाई और कहा, चुप, मरे तुम्हारे दुश्मन। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। सहसा कुछ सोचकर प्रभात बोला, अच्छा, अब जब तुमने स्वयं को मुझ पर थोप ही दिया है तो मैं बेचारा मजबूर इंसान कर भी क्या सकता हूँ। कम से कम मेरी सिगरेट की डिब्बी तो मुझे लौटा दो, वो तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी सिगरेट छूने भी नहीं दूँगी। अब बस मेरी मर्जी चलेगी, समझे? लाली ने अधिकार पूर्वक कहा। प्रभात मुस्कुराते हुए बोला, मेरा पागल दिल तो उसी दिन से तुम्हारा गुलाम बन गया था जब तुमने मेरे कमरे में मेरे हाथ से सिगरेट छीनी थी और अगले दिन डिब्बा भी उठा कर ले गई थी। बाजार में नजर पड़ने पर भी आज तक दोबारा खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ओहो, रौबदार जमींदार बाबू के वारिस तो भीगी बिल्ली निकले। ये राज किसे कहना नहीं। लाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। अचानक से जमींदार बाबू का जिक्र सुनकर प्रभात उदास हो उठा। लाली ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्रभास, अपनी दोस्त की एक बात मान लो, जमींदार बाबू और अपने बीच की कड़वाहट मिटा दो। आखिर वो पिता हैं तुम्हारे, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, और जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब वो कहाँ थे? प्रभास के स्वर में फिर से आक्रोश था। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता प्रभास, लेकिन जो आज है और जो आने वाला है उसे संवारा जा सकता है, प्रेम से, अपनेपन से। एक कदम उनकी तरफ बढ़ाकर देखो, मेरी खातिर, अपनी अगली पीढ़ी की खातिर। मैं नहीं चाहती कि अतीत की तरह तुम आगे आने वाले दिनों को भी किसी अफसोस के साथ जियो, लाली ने कहा। उसकी बात मानकर प्रभास ने अपना फ़ोन निकाला और जमींदार बाबू को फ़ोन लगाया। आज लगभग 1 वर्ष बाद जमींदार बाबू ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी थी। हमेशा कठोरता के आवरण में घिरे हुए जमींदार बाबू प्रभास की आवाज़ सुनकर स्वयं को रोक नहीं सके और फ़ोन पर ही फूट फूट कर रो पड़े।
इधर प्रभास की आंखों में भी आंसू थे। कुछ देर के बाद स्वयं को संयत करते हुए जमींदार बाबू बोले, बेटे मुनीम जी से तुम्हारी तरक्की की सारी बातें पता चलती रहती हैं। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम पर अपने फैसले नहीं थोपूंगा और ना ही तुम्हें शहर आने के लिए कहूँगा, बल्कि मैं ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हारे काका को भी ला रहा हूँ। यहाँ का सारा व्यापार मैंने लगभग समेट लिया है, बस थोड़ा सा काम और बचा है। उसे खत्म करते ही मैं गांव पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे मैं ये समझ पाया कि खुश रहने के लिए अथाह संपत्ति की नहीं, अपनों की ज़रूरत होती है। उनकी और उनकी इच्छाओं की कद्र करने की ज़रूरत होती है। बेटे, जो मेरी वजह से तुमसे छीना गया वो मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता, बस माफ़ी ही मांग सकता हूँ। एक चीज़ आप सभी अभी भी लौटा सकते हैं, मेरे हिस्से का खोया हुआ पापा का प्यार दुलार। जल्दी आ जाइए पापा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रभास के ईश्वर में बचपन वाला उल्लास छलक उठा। काका की प्रभास से बात करते हुए भावुक उठे थे। जब से प्रभास यहाँ आया था उसने गुस्से में उनसे भी बात नहीं की थी कि वो उसके साथ क्यों नहीं आए। आखिर वो भी जमींदार बाबू के ही पक्ष में रहे। प्रभास के फ़ोन रखने के बाद लाली ने अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर उसके हाथ में रखा। अब ये क्या है? ये मत कहना कि तुमने अभी से हमारे हनीमून के टिकट भी करवा ली, क्योंकि अगली पीढ़ी की भी योजना बनाने लगी हो तुम। प्रभात ने लाली को छेड़ते हुए कहा, पहले खोल कर तो देखो, मैं अभी गंभीर हूँ। लाली गंभीरता दिखाने की कोशिश करती हुई बोली, ओह ओह, मैडम गंभीर भी होती हैं, आज पता चला मुझे तो। कहते हुए जब प्रभास ने लिफाफा खोला तो उसमें यूजीसी नेट की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म था। उसे देखकर प्रभास ने हैरानी से पूछा, ये क्यों लाई हो? वो क्या है ना कि मैं तो बस डॉक्टर से ही शादी करूँगी, ना सही एमबीबीएस वाला, पीएचडी वाला भी चलेगा। लाली ने हंसकर कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी ये मनमानी भी मान ली, लेकिन अब ये मत कह देना कि पीएचडी लाकर मेरे हाथ में रखोगे तभी फेरे लूँगी, क्योंकि अब ये प्रभास अपनी खुशियों के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता। लाली को अपनी तरफ खींचते हुए प्रभास बोला। लाली बिना कुछ कहे बस उसकी बाहों में सिमट गई। अगले महीने जमींदार बाबू भी गांव आ गए। आते ही उन्होंने लाली के घर जाकर उसका प्रभास का ब्याह तय कर दिया। ब्याह की शहनाइयों ने पिता पुत्र के रिश्ते में बस गई खामोशी को प्यार के बोलों से पाट दिया। वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया। आज अस्पताल की तीसरी वर्षगांठ थी। इस अवसर पर लाली ने अस्पताल के नए साइन बोर्ड बनवाए थे, जिस पर अस्पताल प्रबंधक के रूप में डॉक्टर प्रभास का नाम जगमगा रहा था। नए बोर्ड को देखकर जमींदार बाबू की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। लाली का हाथ थामे अस्पताल में प्रवेश करते हुए प्रभास के मन में अब ना कोई रिक्तता बची थी, ना टूटे हुए सपनों का दर्द। उसकी लाली ने अपनी समझदारी से न सिर्फ उसे सही दिशा दिखाई थी, बल्कि अपने स्नेह और अपनेपन से उसके अधूरेपन को भी पूरा कर दिया था। मंच पर मुख्य अतिथियों के साथ मौजूद डॉक्टर अलका और डॉक्टर प्रभास की जोड़ी मित्रता और प्रेम की नई परिभाषा गढ़ने में सफल होकर एक अलग ही आभा से प्रकाशमान हो रही थी। तो दोस्तों, कल फिर हाजिर होती एक नई कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।